नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ 3 देश बचे हैं अब जिसे टक्कर देनी है, लेकिन नीति आयोग ने उसका ऐलान करते हुए बताया कि भारत कैसे अपनी नीतियों पर आगे बढ़कर काम कर रहा है और उसका सफल परिणाम रहा है। पहले नीति आयोग में उनके जो अध्यक्ष थे, सीईओ थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनवाते हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। Documents at their level, and this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. And in this, the reason for the तो साफ कहा गया है कि अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गई, तीसरी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पंकज जी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार के लिए और देश के लिए? दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आप देखिए अंतर कितना है। यूनाइटेड स्टेट 30.51 ट्रिलियन, 30.51। उसके बाद चाइना 19.23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अमेरिकी डॉलर में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा। तीसरे नंबर पे जर्मनी 4.74, और तब इंडिया आज की तारीख में 4.19, और जिसको छोड़ दिया पीछे उसके बारे में क्या बात करूं? जापान। हमने जापान को, अमेरिका को, फ्रांस को, इटली को, जब से मोदी सरकार आई है तब से मैं बता रहा हूं। हाँ। 2013 में हम फ्रेजाइल 5 थे। फ्रेजाइल 5 मतलब क्या होता है पता है? कि ऐसे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था संकट में है, कभी भी धराशायी हो सकती है। 2013 में, और उस फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आना अपने आप में मिरेकल है। लेकिन हमारे यहां कुछ सोशल मीडिया के योद्धा हैं जो कि कहते हैं कि निर्मला सीतारमण बहुत खराब अर्थशास्त्री। अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। जर्मनी है तीसरे नंबर पे, जिसकी अर्थव्यवस्था है 4.74। हाँ। 4.74। 2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी 4.27, और 2026 के लास्ट तक हम जर्मनी को सरपास कर जाएंगे। मतलब हम दुनिया के टॉप 3 में आ जाएंगे। हाँ। 2026 के अंत में टारगेट रखा था नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि 2027 तक हमें टॉप 3 में आना है। हम 2026 के अंत में ये अचीव कर रहे हैं। मतलब जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा तेज गति से। आंकड़ा बहुत कम है। हमारी गति, अंतर कम है, 4.74 और 4.19। हाँ। इतना ही का अंतर है। अब मैं ये कह रहा था कि स्पीड हमारी अच्छी है। अच्छा बताइए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब अर्थव्यवस्था संभाली थी तो हम कितने नंबर पे थे? कुछ पढ़ रही है क्या? मैं कह रहा कि जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश संभाला था तो हम कितने नंबर पे थे? हाँ, हम निचले पायदान पर थे। 11वें नंबर पे, 11 नंबर पे। और कितने साल हुए? 13 साल। हाँ। मान लिया कि 2014 से भी जोड़ ले तो 11 साल हुए। हाँ। इन 11 साल में हम 11 नंबर से चौथे नंबर पे आए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो विपक्षी क्या करेंगे? अब वो जो अभी नीति आयोग की बैठक को लेकर इस सवाल उठा रहे थे, ये कैसा विकसित भारत है, ये कैसी विदेश नीति है, ये कैसी नीतियां हैं मोदी सरकार की, उनके लिए तो ये तमाचे जैसा हो गया। नहीं, एक चीज और है कि अब विपक्ष ये कहेगा कि ठीक है, अर्थव्यवस्था जीडीपी तो हमारी हो गई 4.19 ट्रिलियन की, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या, जो एवरेज हर इंसान के पास रहता है, वो इनकम क्या है? तो जानकारी दे दूं कि 2024 के अंत तक हमने 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं।
27 करोड़ लोग। तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 27 करोड़। अच्छा, 2014-15 के पहले कितने लोगों के पास बैंक में खाते थे? वो बहुत कहां कम। से काम चला रहे होंगे? और गांवों तक तो ये चीजें जब- थी नहीं। नहीं, अमीर लोग या मध्यम वर्गीय लोग बैंकों में खाते रखते थे, गरीब के लिए बैंक नहीं था। हाँ, लोअर क्लास लोग तो इन और- सब चीजों से बचते भी थे और सुविधाएं पहुंच भी नहीं पाती थी इजीली। और 11 करोड़ बैंक खाते खुले हैं, 11 करोड़। हाँ। मान लिया कि परिवार में एक बैंक खाता है तो एवरेज परिवार के सदस्यों की संख्या हम 4 मानते हैं कि चलिए 4 लोग होंगे, पति पत्नी और 2 बच्चा, एवरेज यही होता है ना। तो 11 करोड़ बैंक खाते खुले तो कितने करोड़ परिवार फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ उनका, बैंकों से जुड़े हैं वो? 44 करोड़। हाँ। 44 करोड़ लोग बैंकिंग सिस्टम से नए जुड़े। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और आज जो मजाक उड़ा रहे थे ना, जनधन खाते तो खुलवा दिए, खातों में पैसे कहां से आएंगे, वो खाता डेड हो जाएगा। उन गरीबों ने 2 रुपए 4 रुपए यूपीआई के द्वारा पेमेंट करके, जो होता है ना फोन पे गूगल पे, ये सब करके भारत सरकार को कितने दिए हैं पता है? कितने? इस देश के गरीब जो आज तक बैंक कभी देखा नहीं था दरवाजा, और वो पता है भारत सरकार को कितना दिया है? 20,000 करोड़ रुपए इस देश के गरीबों ने बैंकों में डाला है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पंकज जी अब वो देखिए, कैसे- अब जो अब वो यूपीआई कैसे से डाला है? ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अब कैश ही नहीं रखते अपने पास। यही बात है ना, वो बैंक में सीधे खाते में जा रहा है उनका। हाँ। मान लिया कि मैं एक मजदूरी करता हूं, मैं आज दिन भर मजदूरी किया और मालिक को बोला कि मालिक यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए, तो वो मेरे खाते में चला गया, वो बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में वो पैसा आ गया। ये अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत आदर्श राष्ट्र बन गए हैं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस में जिस रास्ते बढ़ रहे हैं वो अच्छा है, पॉजिटिव है हम। देखिए, हमारी सामरिक शक्ति बढ़ रही है, दुनिया में हमारा दबदबा बढ़ रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, मध्यम वर्गीय लोगों के पास पैसा आ रहा है, गरीब लोग जो कल तक फूस की झोपड़ी में रहते थे उनके पास पक्का मकान आ रहा है, उनको इज्जत घर मिल रहा है, शौचालय बन रहे हैं, सरकार राशन दे रही है 80 करोड़ लोगों को। अब बहुत सारे लोग इस पे आपत्ति है कि 80, जब इतने सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, बहुत सारे लोग ऊपर आए हैं लेकिन वो वापस न चले जाएं गरीबी रेखा से नीचे, इसके लिए जरूरी है कि उनको मदद दी जाती रहे। जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब धीरे धीरे ये होगा। देखिए, रोने वाले रोएंगे। हाँ। और वो हमेशा रोते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। नीति आयोग की बैठक चल रही थी तो उसमें जयराम रमेश ने फिर से रोना शुरू कर दिया और सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है वो मैं बता देती हूँ। यदि सत्ता में बैठे लोग अपने अनुचित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया, संवैधानिक तथा वैधानिक प्राधिकार को नष्ट कर देंगे तो ये किस प्रकार का विकसित भारत होगा? ये सवाल उठा रहे हैं जयराम रमेश। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। हाँ। ज्यादा बेहतर मीडिया आजाद कब? जब देश में सोशल मीडिया है जहां कोई भी अपनी बात रख सकता है, सैकड़ों टेलीविजन चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो तब, या सिर्फ दूरदर्शन हो एक चैनल, एक ऑल इंडिया रेडियो हो और कुछ पत्रकार, मतलब कुछ ये समाचार पत्र, उस वक्त ज्यादा आजाद या अब कि कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है सोशल मीडिया पे? आज ज्यादा आजाद है। कब ज्यादा? तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाकर खुलकर सरकार को घेरते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। अच्छा बताइए, कोई भी आदमी अपना यूट्यूब चैनल खोल के अपनी बात रख रहा है तब ज्यादा आजादी है बोलने की, या सिर्फ जब दूरदर्शन था, प्रधानमंत्री ने आज ये घोषणा की और अंत में राष्ट्रपति ने बच्चों से राखी बंधवाई, समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। कौन ज्यादा आजाद था? समस्या ये है कि लोग अब अपनी बात रख रहे हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो गया है, चाहे फेसबुक हो गया है या ट्विटर हो गया है, जो भी सोशल मीडिया हो गया। ये बात पुराने जमींदारों को पसंद नहीं आ रही कि अरे जिस खानदान के बारे में नहीं क्यों, जिस खानदान के बारे में कोई नाम तक नहीं लेता था उस खानदान की बखिया उधेड़ दे रहे लोग। तो वो कह रहे बिक गया, मीडिया बिक गया और इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद लिया, पूंजीपतियों ने, एयरपोर्ट बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, HAL बिक गया और सब बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, चुनाव आयोग बिक गया। अब यही करेंगे ना,
और वही सुप्रीम कोर्ट सब जब दिख गया। पक्ष में फैसला सुना देता है तो खुश हो जाते हैं, चुनाव ये के देखिए, नतीजे पक्ष में आ जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। ये वही लोग हैं। ये उस सब आप समझिए ना हम्म कि सब कुछ बिक गया इस देश में, तो खरीदा किसने? हम्म मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया, सब को मोदी सरकार ने खरीद लिया, हम्म और आप 70 साल राज करे थे, आप कुछ नहीं खरीद सके, हम्म सिर्फ आपको सोरोस ने खरीद लिया, हम्म आप खुद बिक गए सोरोस के हाथों। हम्म दिक्कत यही है कि टू मच डेमोक्रेसी। उस वक्त क्या था कि एक परिवार, कुछ चैनल्स सिर्फ यही थे। अब क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ये बात पसंद नहीं आ रही है। इस गांव का एक गरीब आदमी या सीधे फेसबुक पे लिख देता है ऐसा, ये नहीं चल रही। अब लोकतंत्र खतरे में उनका आया है। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं, इस देश में, पूरे देश में सिर्फ 15 परिवारों का शासन था। मैं आपको उदाहरण के साथ, जैसे दिल्ली में गांधी परिवार, हाँ जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद का परिवार या उमर अब्दुल्ला का परिवार, यही दोनों अल्टरनेट आते थे। हाँ 3 परिवार हो गए। यहां मुलायम सिंह का परिवार यूपी में, बिहार में लालू का परिवार, हाँ और साउथ में करुणानिधि का परिवार, और ये जगन मोहन रेड्डी का परिवार, हाँ और ये तेलंगाना में इससे पहले कौन था? वाईएस राजशेखर रेड्डी, उन्हें वो तो जगन मोहन रेड्डी है। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति वाले, उनका परिवार, और सब जगह जाइए, कहीं चौटाला का परिवार, तो कहीं यही परिवार ही थे ना। बिल्कुल, परिवारों का ही राज रहा है। अब बताइए, वो परिवार सब किनारे हो गए। अब कोई भी आ जा रहा है जिस आदमी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे देखिए योगी, इसका कोई परिवार का कुछ नहीं था तो बन गया मुख्यमंत्री। हाँ या फिर आप किसी भी राज्य में देखिए, आप नॉर्थ से साउथ तक देखिए, कितने परिवार का अब राज है। हाँ तो जब परिवारों का राज चल गया तो वो क्या बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। यही बोल रहे हैं ना। यही बोल। आज न लालू का परिवार राजकाज में है, न मुलायम का परिवार सत्ता में है, न गांधी परिवार सत्ता में है। तो जो भी बचे हुए परिवार हैं वो, अब बताइए कि ये 15 परिवार जो पलट पलट के आते रहते थे, वो बढ़िया लोकतंत्र था, या कोई भी जनता के बीच से चुन कर आया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो अच्छा स्थिति है? लोकतंत्र कब ज्यादा बढ़िया? जनता के लिए मैं जो देश के आ रहा है, लोगों से उसकी पूछ जनता रहा के हूं, बीच में वो सही है ना। यही मैं बोल रहा हूं, कोई भी एक आम आदमी अगर बन सकता है तो लोकतंत्र तो वो बेहतर ना। बिल्कुल। या अब बताइए कि लोकतंत्र यहां पे खतरे में आता है। अच्छा, जब तक ये परिवार जीत रहे थे, लालू यादव क्या कहा करते थे पता है? क्या कि वोट किसी को दे दो, किसी को दे दो। बिल्कुल, सरकार हमारी ये बनेगी था। इस तरीके। हाँ अब कोई भी वोट किसी को दे दो, और केसेज आते थे कि बूथ लूटा गया, या मतपेटी ले जा रहा है जो ट्रक में, उस ट्रक को लूट लिया लोगों ने। पहले वही खबर आती थी ना, वही आती थी, आज मार दिया, आज लूट तब लिया। तो ना नहीं, बेटी सुरक्षित हाँ, है, ना भाई तब तो सुरक्षित है, ना बहन। तब तो लोकतंत्र ठीक था। हाँ देखिए, विषयांतर हो जाएगा। मैं ये बता रहा था कि आम लोगों के पास पैसे ज्यादा आज हैं, गरीब लोगों के पास। कल तक जिसके पास झोपड़ी नहीं थी, उसके पास आज पक्का मकान है, उसके पास बाइक है, उसके पास शौचालय है, उसके पास बैंक में खाते हैं। और अब तो मोदी जी करोड़पति दीदियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं का समूह जिसको केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा दे रही है। एक गरीब जो इलाज के बिना मर रहा था, उसको आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक फ्री इलाज हो रहा है। 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। अब उनके पास खाने को है, रहने को है, शौचालय जाने को है। बेटी के लिए एक वो क्या लाडली लक्ष्मी योजना है कि आप जितना हो जाए 100, 200, 500, 1000 जमा करते रहो, जितना आप जमा करोगे सरकार और दे देगी बेटी की शादी के समय तक। तो बहुत लाभ इसका हुआ है, और इसका असर जमीन पे दिख रहा है। अब जो 100 रुपए केंद्र से चलता है, वो 15 पैसे नहीं पहुंचता गरीबों तक। राजीव गांधी ने कहा था ना कि जब दिल्ली से 100 रुपए चलता है तो 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंच पाता है। हाँ, उनका बयान 85 पैसे क्या हो जाते थे? क्या हो जाते थे 85 पैसे? एग्जैक्टली। अब क्या हो रहा है कि सीधे खाते में मोदी जी अगर किसानों के खाते में 6000 डालते हैं तो 6000 क्रेडिट हो जाता है। बिल्कुल। अब वो 15 पैसे वाला स्कीम खत्म हो गया, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया। बिल्कुल सही कहा। समझ रहे बात को? हाँ,
बिल्कुल सही जितना कहा पंकज पैसा जी। डालते हैं उतना पहुंचता है, तो ये बीच के दलालों को अब लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। हाँ दुनिया, भारत के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि यार काम, पहले सड़कों की कैसी स्थिति थी देश में, पहले बिजली की कैसी स्थिति, क्या गांव में 24 घंटे बिजली रहती थी? पहले गांव में बिजली नहीं थी, 24 घंटे छोड़ दीजिए। हाँ, वो लोगों को 24-24 क्या घंटे इंतजार करना पड़ता था कि अब 2 घंटे आएगी तो हम अपना आएगी, काम हाँ, कर पाएंगे। वोल्टेज डीम है। हाँ और कभी गांव में आपने सोचा था कि हर गांव में पक्की सड़क होगी? बिल्कुल। ये ख्वाब भी देखा था लोगों ने? हमारे यहां बिहार जैसे राज्य में, हाँ जिस राज्य में सड़कें नहीं थी, वहां आज गांव के घर घर में नल से पानी आ रहा है, हाँ, नल जल योजना के तहत। तो गांव और गांव क्या चाहिए? पीसीसी है, पीसीसी है, हाँ गांव के में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हाँ इंटरनेट फैसिलिटी है, गांव में बैठे बैठे सारा एप्लीकेशन वो भर रहा है, नौकरी का फॉर्म हो वो सब है। हाँ अब ये परिवर्तन नहीं है क्या? सामाजिक क्रांति सिर्फ सड़कों पे नारे लगाने से थोड़ी ना आते हैं, क्रांति ये भी है कि हर हाथ में एक बटन पे सारी जानकारी है मेरे पास। जब तो देश पंकज बदला जी, है। नीति आयोग की जो बैठक हुई उसके बाद जो सीईओ का बयान आया उसमें साफ कहा गया कि हम जिस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, हम जो विकास के ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, भारत को जिस दिशा में हम आगे ले जा रहे हैं, हम उस तरीके से ही काम करते रहेंगे। मतलब हम भटकेंगे नहीं, चाहे कितना आरोप लगाए कोई, प्रत्यारोप लगाए, क्योंकि देश ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है। ये आज जो चौथी अर्थव्यवस्था की लाइन में देश आया है, उसके लिए भारत ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, और वो उसी ट्रैक पर काम करती रहेगी। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खास करके 5G आने के बाद। अभी तो देखिए, अभी तो गांव गांव में 5G लाइन बैठेगा, अब तो गांव गांव में वाईफाई लगेंगे, उसके बाद देखिएगा सीधे लंदन से बात करेगा हमारा किसान, बिल्कुल, हमारा गरीब। तो ये सब परिवर्तन हुआ है। अब जिनको नहीं देखना है, आंखों पे पट्टी बांध के हमारे दादा नाना के जमाने में ये होता था और ये है हमारा, और कुछ नहीं देश में है, तो दक्षिण वालों रे उत्तर भारत वालों से झगड़ा कर दो, तो जात के नाम पे तुम लड़ जाओ, और सिख लोग तुम हो तो तुम हिंदुओं से लड़ जाओ, और ईसाई है तो मणिपुर के नाम पे लड़े। आदमी करता रहेगा ये काम। निगेटिव इंसान का कोई लिमिट थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। जब कोई आगे बढ़ता है उस पे रोड़े डालने वाले तमाम लोग हो जाते हैं, विदेश के भी और खुद अपने देश के भी। खैर, ऐसी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता मोदी सरकार अब रखती है और मुंहतोड़ जवाब उन्हें देते हुए आगे काम भी कर रही है, और इसी वजह से सरकार, देश आगे भी बढ़ रहा है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, और नीति आयोग ने यह जानकारी दी है, भारत जो है अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की और कदम आगे बढ़ाने उसने शुरू कर दिए हैं, और विपक्ष को भी करारा तमाचा या मारने का काम किया गया है, जो लगातार सवाल उठा रहे थे मोदी सरकार पर, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे उनके विकास नीति पर। लेकिन एक एक चीज से हमने बारीकी से आपको बताया और समझाया कि कैसे विकास की राह पर देश किन किन क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ रहा है, गांवों तो कैसे विकास पहुंच पा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।